नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MX लाइव पे। आज की क्लास हमारी बहुत बढ़िया होने वाली है क्योंकि आज हम बहुत बढ़िया क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है। और वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो बची हुई चीज़ है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं और साथ ही साथ हम लोग, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चंस हैं आज हम वो भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। ठीक है। तो कहाँ गई हमारी वो स्लाइड्स? ठीक है गाइस, तो देखिए ये हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो कल हमने ये भी देख लिया था एक्चुअली लोडेड स्ट्रेन का। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ गए? सब लोग कहाँ चले गए यार? ठीक है। एक्सियल रिजिडिटी भी मैंने कल आप लोग को बता दिया था, एक्सियल स्टिफनेस भी मैंने आप लोग को बता दिया था। क्लियर गाइस? चल आज की हेडिंग डालिए आप लोग। चलो स्टार्ट करें। बाकी सब लोग कहाँ चले गए यार? मैसेज आ गया था ना तुम लोग को? सबको मैसेज आया था ना तुम लोग को? ठीक है, मैसेज आ गया है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेडिंग डालिए आप लोग। चलो आज की हेडिंग हम लोग डालते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो 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 हेडिंग डालो यार। हेडिंग हेडिंग डालिए आप लोग। डिफॉर्मेशन ऑफ स्टेप्ड बार्स। डिफॉर्मेशन ऑफ, ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं यार। और आज मजेदार क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है। डिफॉर्मेशन ऑफ स्टेप्ड बार्स। डिफॉर्मेशन ऑफ स्टेप्ड बार, ये हेडिंग डालिए आप लोग। कल हमने देखा था ना कि एक्सियली लोडेड कॉलम होता है तो उसमें डिफॉर्मेशन कितना होता है? PL/A ही होता है। कंडीशन भी मैंने आप लोग को बता दी थी। ठीक है। लोड इज विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है। और आपका एक्सियल लोड होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए? ठीक है, प्रिज्मेटिक बार होना चाहिए। लोग वो भूल जाते हैं, प्रिज्मेटिक बार है वो। ठीक है ना? देखो ये कल मैंने बताया भी था। ये इंटीग्रेशन वाली चीज प्रिज्मेटिक बार है ये। ठीक है, क्योंकि प्रिज्मेटिक बार होगा तभी ये एरिया बाहर आ पाएगा इंटीग्रेशन के। PDX/AE। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। डिफॉर्मेशन ऑफ स्टेप्ड बार्स। देखो स्टेप बार कैसा होता है ये देखते हैं पहले हम लोग। हाँ यस यस। चलो देखो स्टेप्ड बार क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से। ठीक है, देखिए ये, तो ये मैंने इस पे क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। सो दिस इज अ स्टेप्ड बार। अब इसका मुझे डिफॉर्मेशन देखना है। अब बहुत ध्यान से देखिए। देखो क्या चीज है, इस पे P फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका बार 1 है, ये बार 2 है और ये बार 3 है। ठीक है। बार इज समथिंग, वो मेंबर होता है जिसपे आपका एक्सियल लोड लगता है, और बीम वो मेंबर होती है, स्ट्रक्चरल मेंबर, जिसपे ट्रांसवर्स लोड लगता है। क्लियर ये वाली बात? तो ये स्टेप्ड बार है। ठीक है। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखते हैं। A1L1। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और इसकी लेंथ L1 है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और इसकी लेंथ कितनी है? L2 है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A3 है और इसकी लेंथ क्या है? L3 है। क्लियर हो गई वाली बात? तो A1L1, A2L2 और A3L3 ये है। तो ये बार 1, बार 2 और बार 3 है। इसका डिफॉर्मेशन देखेंगे। अब देखिए, फॉर ईच एंड एवरी मेंबर, फॉर ईच एंड एवरी बार, ठीक है, जो हमने अजम्पशंस लिए थे वो सारे वैलिड हैं। मतलब क्या चीज है? ये P फोर्स जो आपका है, देखो बहुत ध्यान से, ये P फोर्स आपका जो है वो P फोर्स इसमें भी आएगा,
दिस पी फोर्स विल बी ट्रांसमिटेड, इस फाइबर में भी आएगा और ये पी फोर्स इसमें भी आएगा, मतलब ईच एंड एवरी बार विल बी सब्जेक्टेड टू पी फोर्स। ठीक है, हाँ रेजिस्टेंस सब तीनों बार का अलग अलग होगा, बट तीनों बार में क्या आ रहा है, पी फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तीनों ही आपके बार में पी फोर्स आ रहा है। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, पहले मैं लिख देता हूं, ऑल अजम्पशंस आर वैलिड फॉर ईच मेंबर, ऑल अजम्पशंस, if all assumptions are valid for each member, valid for each member, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से assumptions थे आपके, assumptions आपके कौन कौन से थे, प्रिज्मेटिक बार होना चाहिए, लोड इज विद इन इलास्टिक लिमिट, लोड एक्सियल होना चाहिए, मटेरियल आइसोट्रोपिक होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, अगर ये assumption, अब देखिए हम ये मान लेते हैं ये तीनों ही बार आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस है, ये पी फोर्स जो है इनके किससे लग रहा है, इनके सीजी से पास हो रहा है। तीसरी चीज क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट में है। ठीक है, तो सारी चीजें आपके assumption वैलिड हो रही हैं। सेम फोर्स विल बी ट्रांसमिटेड टू ईच मेंबर, same force transmitted to each member। ठीक है, तो टोटल डिफॉर्मेशन इस पूरे तीनों बार में जो ये आपका स्टेप्ड बार है, इसका टोटल डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, डिफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट बार, डिफॉर्मेशन ऑफ सेकंड बार, डिफॉर्मेशन ऑफ थर्ड बार। ठीक है, टोटल डिफॉर्मेशन कितना होगा, तीनों में जो डिफॉर्मेशन आएगा उनको ऐड कर देंगे हम लोग। क्लियर हो गई वाली बात, क्लियर हो गई वाली बात। तो डिफॉर्मेशन ऑफ वन बार कितना हो जाएगा, पी एल वन अपॉन ए वन ई वन, अगर मटेरियल ई वन, इसका यंग्स मॉडुलस अगर ई वन है, प्लस डिफॉर्मेशन ऑफ द सेकंड बार इज पी एल टू अपॉन ए टू इंटू ई टू प्लस डेल थ्री। ठीक है, डिफॉर्मेशन इन द थर्ड बार विल बी पी एल थ्री अपॉन ए थ्री इंटू ई थ्री। सो दिस इज द टोटल डिफॉर्मेशन, दिस इज द टोटल डिफॉर्मेशन। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ द स्टेप्ड बार। लिख लीजिए फटाफट। Done everyone? So this is the deformation of stepped bars. चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालिए। सो मोर और लेस अभी तक हम लोग थोड़ी मैथमेटिकल चीजें कर रहे हैं, बट हाँ इन मैथमेटिकल चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कितनी आसानी से देखिए हम लोग समझ ले रहे हैं, हर एक्सप्रेशन को हम लोग समझ रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखिए इलोंगेशन ऑफ अ टेपर्ड बार, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इलोंगेशन ऑफ अ elongation of a tapered bar। ये हेडिंग डालिए। elongation of a tapered bar। अब टेपर्ड बार क्या होता है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या तो इंक्रीज या डिक्रीज होने लग जाए। देखिए बहुत ध्यान से, ये टेपर्ड बार है एक, दिस इज अ टेपर्ड बार। ठीक है, देखो लेट अस सपोज इस एंड का जो रेडियस है वो R2 है। ठीक है, इस एंड का जो रेडियस है ये R2 है, और इस एंड का जो रेडियस है ये R1 है। इस एंड का जो रेडियस है ये R1 है। क्लियर हो गई ये वाली बात। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, और इसमें एक P फोर्स लगा रहे हैं। देखिए
दिस इज सब्जेक्टेड टू प्योर एक्सियल लोड, दिस इज सब्जेक्टेड टू प्योर एक्सियल लोड, ठीक है, P, दिस इज सब्जेक्टेड टू प्योर एक्सियल लोड P। इसका डिफॉर्मेशन हमें देखना है, इलोंगेशन ऑफ अ टेपर्ड बार, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ठीक है ना। ये देखते हैं, चलो हम क्या करते हैं, किसी dx एलिमेंट पे, ठीक है, किसी dx एलिमेंट, किसी लेंथ पर हम एक dx एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, ये देखिए मैंने क्या किया, यहां पर ये एक एलिमेंट ले लिया यहां पर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर सिंपल मैथमेटिक्स में यूज करूंगा, ठीक है। ये एक एलिमेंट मैंने ले लिया, क्लियर। इस एलिमेंट की, ये एलिमेंट क्या है आपका, x लेंथ पर है और इसकी विड्थ कितनी है, dx है, क्लियर हो गई। और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है लेट अस सपोज r, इसका रेडियस है r। और लेट अस सपोज ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका, ये एंगल मैं मान लेता हूं अल्फा, ये एंगल मैं अल्फा मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो अगर ये अल्फा है तो बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, r2 माइनस r1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये बताइए मुझे। दिस लेंथ विल बी r2 माइनस r1 एंड दिस लेंथ इज लेट अस सपोज y, यहां से लेके यहां तक ये वाली लेंथ क्या है, ये है y लेट अस सपोज, एंड टोटल लेंथ ऑफ द बार इज l। ये डायग्राम बनाइए पहले आप लोग, थोड़ा आराम से चलते हैं यहां पर, थोड़ा सा आराम से चलेंगे। ये डायग्राम बना लीजिए आप लोग। हम निकालेंगे क्या यहां पर, हम dx लेंथ में कितना इलोंगेशन होगा हम वो निकाल लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो सेल। हम dx लेंथ में इलोंगेशन निकाल लेंगे और इसे इंटीग्रेट कर देंगे जीरो सेल। तो ये जो डेरिवेशन है ये आपको उन एग्जाम में काम आएगा जहां कन्वेंशनल पेपर होता है, ESE कन्वेंशनल में आपको काम आएगा ये। Oh, sorry. Yes. R1 is this length. I'm so sorry, yaar. I'm so sorry. R1 is this length. ये radius is R1. This is R1. I'm so sorry, yaar. You make it out this R1. R1, R2 and R. I'm so sorry. This length, this one edge, this radius of this part is R1 and this one is R2. So if you make out the difference, it will be R2 minus R1. And the radius of the dx length is, the radius of the dx length element is R. यहां तक लिख लिया सबने, रिटन एवरीवन। जल्दी जल्दी बताइए, लिखा सबने, डन। चलो देखो बहुत ध्यान से, इसका इलोंगेशन कैसे निकालेंगे। देखो लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था, इलोंगेशन ऑफ द dx एलिमेंट, इलोंगेशन ऑफ द dx एलिमेंट कैन बी रिटन एज p dx अपॉन a इंटू e। ये देखो ये सही है, बताओ मुझे। अब ये एरिया कांस्टेंट नहीं है, इंटीग्रेट अगर करेंगे तो एरिया बाहर नहीं आएगा। पहले आप मुझे ये बताइए, ये सही है। इलोंगेशन ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ dx एलिमेंट, इट कैन बी रिटन एज p dx अपॉन a इंटू e। ये बताइए मुझे, दिस इज द इलोंगेशन ऑफ dx एलिमेंट, दिस इज द इलोंगेशन ऑफ dx एलिमेंट, दिस इज द इलोंगेशन ऑफ dx एलिमेंट, दिस इज द इलोंगेशन ऑफ dx एलिमेंट। ये समझ में आया आप लोग को? यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। दिस इज द इलोंगेशन ऑफ dx एलिमेंट, ये बात समझ में आई आप लोग को? ये मैंने लास्ट क्लास में देखो बताया था, ये कैसे आएगा।
ठीक है ना। अब देखिए बहुत ध्यान से, विल यूज दिस सिंपल मैथमेटिक्स टू डिराइव दिस इक्वेशन। देखिए बहुत ध्यान से, tan अल्फा, कैन आई राइट दिस tan अल्फा एज परपेंडिकुलर बाई बेस y by x इज इक्वल्स टू, इट कैन बी रिटन एज r2 माइनस r1 बाई l। देखो ये बात ध्यान से देखिए, ये समझ में आया। ठीक है ना, दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, चलो आप पहले काम करो, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, तो धीरे 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 इसमें बढ़ते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए, ये समझ में आया आप लोग को। and r can be written as r1 plus y, and r can be written as r1 plus y। r can be written as r1 plus y। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से, लेट अस सपोज दिस कांस्टेंट बी k। ठीक है, दिस कांस्टेंट बी k, सो इन प्लेस ऑफ y वी कैन राइट इट एज r इज इक्वल टू r1 प्लस yx, सॉरी r इज इक्वल टू r1 प्लस kx, r इज इक्वल टू r1 प्लस kx। ठीक है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ dx एलिमेंट, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ dx एलिमेंट कैन बी पाई आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज पाई टाइम्स ऑफ r1 प्लस kx का स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है, सो पुट दिस एरिया इन दिस एक्सप्रेशन, ये एरिया मैं इस एक्सप्रेशन में रख दूंगा। ठीक है, और इंटीग्रेट कर दूंगा। सो dx एलिमेंट का एरिया मैंने निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ x, बिकॉज x वेरिएबल है ना। ऐसा क्यों किया है मैंने, बिकॉज x इज वेरिएबल, x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू l, x वेरिएबल है ना, x वेरिएबल है, एरिया को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, x के टर्म में वेरिएबल कर दिया। ठीक है, चलिए, सो डिफॉर्मेशन, ठीक है, elongation of dx element can be written as p into dx upon what is the e and a, e pi into e, and area is pi into e r1 plus kx square। देखिए ये समझ में आया आप लोग को। and if you want to find the total elongation, if you find the total elongation delta can be from 0 to l, if you integrate it from 0 to l, ठीक है, p into dx upon pi into e r1 plus kx of square। देखो ये इंटीग्रेशन समझ में आया यहां तक। चलिए देखिए बहुत ध्यान से, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, क्या क्या कांस्टेंट है, लोड इज कांस्टेंट, ऑल्सो पाई इज कांस्टेंट, ऑल्सो यंग्स मॉडुलस इज कांस्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट, फॉर दिस टेपर्ड बार आई एम टेकिंग दिस होमोजीनियस मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल, सो एट एवरी पॉइंट द यंग्स मॉडुलस विल बी सेम। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर ला सकते हैं, तो p अपॉन पाई ई, गेटिंग माय पॉइंट, p अपॉन पाई, एंड यू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू l। ठीक है, इसे ऊपर ले जाइए, r1 प्लस kx की पावर -2 इंटू dx। ठीक है, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -2, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2 विल बी p अपॉन पाई ई, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर -2 इज x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, r1 प्लस kx -2 plus 1 upon -2 plus 1, and you integrate it from 0 to l, and इंटीग्रेशन में ये डेरिवेटिव k का डेरिवेटिव कितना है, 1 अपॉन k। ये स्टेप समझ में आया आप लोग को। ये स्टेप देखिए,
यहां तक लिखिए फटाफट, जल्दी लिखिए यहां तक। डन एवरीवन? चलिए, सो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज माइनस पी अपॉन पाई इंटू के इंटू ई इंटू आर वन प्लस के एक्स की पावर -1 और इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to L, लिमिट्स इज फ्रॉम 0 to L, यू पुट द अपर लिमिट एंड देन द लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट रख दीजिए, लोअर लिमिट रख दीजिए, चलो रख देते हैं। माइनस पी अपॉन पाई इंटू के इंटू ई। ठीक है, अपर लिमिट जब आप रखेंगे, अपर लिमिट विल बी, ठीक है, अपर लिमिट विल बी R1 प्लस के एल की पावर -1, के एल की पावर -1 माइनस लोअर लिमिट इज R1 की पावर -1, R1 की पावर -1। क्लियर हो गई वाली बात? ठीक है, अब देखो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई, एंड के की वैल्यू कितनी है? ठीक है, के की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के की वैल्यू देखिए क्या, R2 माइनस R1 बाई एल है, R2 माइनस R1 बाई एल, तो यहां भी रख देता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर मैं रख देता हूं माइनस पी अपॉन पाई इंटू R2 माइनस R1 बाई एल इंटू ई। ठीक है, यहां पर भी रख देता हूं मैं R1 प्लस R2 माइनस R1 बाई एल इंटू एल इसकी पावर -1 माइनस R1 की पावर -1। ठीक है, ये L से L कैंसिल आउट हो गया, ये L से L कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बचा क्या, R1 प्लस R2 माइनस R1, ये R1 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सो फाइनली आपका क्या बचा चीजें, फाइनली आपकी जो चीजें बची हैं वो यहां पर मैं लिख देता हूं, माइनस पी अपॉन, ठीक है, पाई और R2 माइनस R1, ये L ऊपर चला गया, इनटू ई, और यहां पर क्या बच गया आपके पास, ये आपका बचा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद यहां एलसीएम ले लीजिए, यहां एलसीएम अगर मैं लेता हूं, ठीक है, माइनस पी इंटू एल अपॉन पाई टाइम्स ऑफ R2 माइनस R1 इंटू ई, एलसीएम ले लिया तो क्या बनेगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। अब ये देखो इस माइनस से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस, दिस विल चेंज इट साइन एंड दिस विल बी कैंसिल आउट। ये सबको समझ में आया? ठीक है, एंड द एक्सप्रेशन विल बी PL अपॉन पाई R1 R2 E, PL अपॉन पाई R1 R2 E। तो दिस इज द टोटल डिफ्लेक्शन। ये समझ में आया? डेरिवेशन सबको समझ में आया? And this was asked in engineering service examination in the conventional paper of 15 marks. Getting my point, everyone? This similar question is asked in SSC JEE conventional also of 20 marks. Written, everyone? Is there any doubt? डन। देखिए, सो फॉर टेपर्ड बार, ठीक है, फॉर टेपर्ड बार, ठीक है, फॉर टेपर्ड बार, लेट अस सपोज द रेडियस इज, फॉर टेपर्ड बार दिस इज R2 एंड दिस इज R1, दिस इज R1। ठीक है, द टोटल इलोंगेशन विल बी PL अपॉन पाई इंटू E R1 R2।
And we know that if you convert this R1 R2 in terms of diameter, we know that diameter is nothing but, ठीक है, diameter is nothing but D1 is nothing but R1 by 2, D2 is nothing but R2 by 2. सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, ठीक है. R1 कैन बी रिटन एज D1 by 2 एंड R2 कैन बी रिटन एज D2 by 2. तो यहां पर अगर आप पुट करते हैं तो इलोंगेशन विल बी, ठीक है, इलोंगेशन विल बी P इंटू एल अपॉन पाई इंटू ई, ठीक है, D1 by 2 इंटू D2 by 2. सो दिस कैन बी कन्वर्टेड इंटू 4 टाइम्स ऑफ PL अपॉन पाई ई D1 D2. So in terms of diameter, it can be written, it can be written like this. Now बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं क्या करूं, एक नोट यहां पर लिखता हूं, आपको एक नोट लिखता हूं, ठीक है. अगर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D हो जाएगा, so it will convert into a circular bar, it will convert into a circular bar of diameter D, it will convert into a circular bar of diameter D, ठीक है. so ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए मुझे, ठीक है. अगर ये सर्कुलर बार में कन्वर्ट हो गया, आपको ये देखो इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, टोटल इलोंगेशन इज 4 टाइम्स ऑफ PL अपॉन पाई इंटू ई, ठीक है. ये क्या हो जाएगा, D इंटू डी. अब ये देखिए बहुत ध्यान से, 4 टाइम्स ऑफ, it can be written as PL upon E times of pi by 4 into D square, and this is nothing but the cross sectional area, so it will convert into PL upon AE. कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, PL upon AE में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया. तो यूनिफॉर्म प्रिज्मेटिक होगा, ठीक है. तो ये प्रिज्मेटिक के लिए है, प्रिज्मेटिक के लिए, और ये किसके लिए है, टेपर्ड बार के लिए है. दिस इज फॉर टेपर्ड बार, दिस इज फॉर टेपर्ड बार, टेपर्ड बार. सबको समझ में आया. नेक्स्ट पेज लिखिए लिखिए लिखिए. विशाल है क्लास में, विशाल, ठीक है. चलिए लिखिए, लिख लिया सबने. सबने लिख लिया. चलो नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग डालिए. डन, ठीक है, डन. चलो बढ़िया नितिन. देखो अब एक नेक्स्ट टॉपिक की एक नोट लिख लीजिए, आप लोग नोट लिख लीजिए. देखो बहुत ध्यान से, वी हैव दी टेपर्ड बार. देखो बहुत ध्यान से देखिए, देखो यहां पे वी हैव दी टेपर्ड बार,
ठीक है, टेपर्ड बार है जिसका डायमीटर D2 है और इसका डायमीटर D1 है, ठीक है। इसमें टोटल इलॉन्गेशन कितना है, इसमें टोटल PL अपॉन, ठीक है, PL अपॉन पाई बाई 4 D1 D2 इंटू E, ये डिफॉर्मेशन है। आपको करना क्या है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन इक्विवेलेंट सेक्शन, आपको इसको इक्विवेलेंट सेक्शन में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, आपको क्या करना है, देखो बहुत ध्यान से, ठीक है। नेचर वाइज क्या होगा, नेचर वाइज देखिए, इक्विवेलेंट मतलब ये जो बार है आपका जिसका डायमीटर कितना है D इक्विवेलेंट है, ठीक है, दिस बार विल बिहेव इन अ सिमिलर मैनर एज इट इज बिहेविंग दी टेप, जैसे कि आपका टेपर्ड बार बिहेव कर रहा है, ठीक वैसा ही ये इक्विवेलेंट सेक्शन बिहेव करेगा। सो वी आर कन्वर्टेड दिस सेक्शन इनटू अ इक्विवेलेंट सेक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, जैसा इसका बिहेवियर हो गया ठीक बिल्कुल ऐसा ही इसका बिहेवियर होगा, तो दोनों का बिहेवियर सेम होगा। So we are converting the taper section into a circular section. How will you convert this? अब इसका डिफॉर्मेशन कितना होगा, बिकॉज इनका डिफॉर्मेशन सेम है। फॉर इक्विवेलेंट, फॉर टू कन्वर्ट द इक्विवेलेंट सेक्शन, दोनों का बिहेवियर सेम होना चाहिए, तो इसका डिफॉर्मेशन कितना होगा, PL अपॉन पाई बाई 4 इंटू D इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू E। सो इफ द डिफॉर्मेशंस आर इक्वल, अगर आप इन्हें कंपेयर करते हैं, इक्वल करते हैं, पाई बाई 4 अपॉन पाई बाई 4, PL अपॉन पाई बाई 4, D1 D2 इंटू E should be equal to PL अपॉन, ठीक है, पाई बाई 4 इंटू D इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू E। देखो क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, PL कैंसिल आउट हो रहा है, PL कैंसिल आउट, E भी कैंसिल आउट हो रहा है, E भी कैंसिल, पाई बाई 4 भी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। सो इसका क्या मतलब हो गया, D इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D1 D2, अंडर रूट ऑफ D1 D2, ये पूछा जाता है एग्जाम में, अंडर रूट ऑफ D1 D2। And this was asked in the SSC JEE examination. This was asked in SSC JEE examination. ये सबको समझ में आया, ठीक है। टू कन्वर्ट टेपर्ड बार इनटू इक्विवेलेंट सेक्शन, ठीक है, हैविंग सेम डिफॉर्मेशन, D इक्विवेलेंट शुड बी अंडर रूट ऑफ D1 D2। इक्विवेलेंट मींस इसका डिफॉर्मेशन और इसका डिफॉर्मेशन, बोथ द बिहेवियर ऑफ बोथ द बार्स विल बी सेम। सो वी आर कन्वर्टिंग दिस टेपर्ड सेक्शन इनटू सर्कुलर सेक्शन। तो इफ यू अप्लाई, अगर आप इतना डायमीटर रखते हैं, D इक्विवेलेंट D1 अंडर रूट D1 D2 के इक्वल रखते हैं, सो वो जो सर्कुलर बार होगा दैट विल बिहेव सिमिलर टू दैट ऑफ टेपर्ड बार। डन एवरीवन। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं, अब देखते हैं ESE इंटरव्यू क्वेश्चन। ESE इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। लेट अस सपोज, आज किसका एग्जांपल लेते हैं, देखो नितिन कुमावत, लेट अस सपोज नितिन ने क्या किया, ESE का प्री भी निकाल लिया, ESE का मेंस भी निकाल लिया, अब ESE का इंटरव्यू देने गए हैं, UPSC भवन गए हैं, और इनके सामने मैं ही फंस गया इंटरव्यू पैनल में, ठीक है। इंटरव्यू पैनल में मैं इनके सामने बैठा हूं और मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, नितिन आप मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ये देखो कंपाउंड बार एंड कंपोजिट बार, compound bar and composite bar. So what is the difference between compound bar and compound bar and composite bar? चलो तो कॉन्ग्रेचुलेशन तब बोलेंगे जब इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर ये अच्छा आंसर कर देंगे
तो मैंने इंटरव्यू में आउट ऑफ 200, ठीक है, आउट ऑफ 200 मैं इन्हें क्या दे दूंगा, अगर इन्होंने इसका करेक्ट आंसर दे दिया तो मैं आउट ऑफ 200 इन्हें 150 मार्क्स दे दूंगा. तो ही विल बी अमंग्स दी टॉपर इन इंटरव्यू. बताइए मुझे फटाफट. ठीक है, तो क्या आंसर होगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड बार एंड कंपोजिट बार? किसी को आंसर पता है तो ब्रैकेट आप कमेंट में यस लिखिए. किसी को अगर आंसर पता है तो कमेंट में यस लिखिए. ऑन बिहाफ ऑफ नितिन आप किसी कोई आंसर करिए फटाफट. अरे विशाल को पता है, चलिए फटाफट आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं एक, अरे सब बहुत लोगों को पता है, आंसर करो फटाफट, फटाफट आंसर करो. चलिए मैं आंसर करता हूं इसका, मैं आंसर करता हूं. कंपोजिट बार ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड कंपाउंड बार. अलाउड टू कंबाइन. अबे नहीं वे, अलाउड टू कंबाइन का क्या मतलब हो गया? कंपाउंड्स मीन डिफरेंट मटेरियल. चलो देखो बहुत ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से. चलिए नितिन को आप लोगों ने सेव कर लिया बट पूरी तरीके से सेव नहीं कर पाए. चलो देखो बहुत ध्यान से. लेट अस सपोज, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा और आज के बाद याद रखिएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड बार एंड कंपोजिट बार. देखो बहुत ध्यान से, कंपाउंड बार एंड कंपोजिट बार, देखो बहुत ध्यान से. देखो देखो देखो, चलो सुनो 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 सुनो. देखिए देखिए, सब लोगों ने ट्राई तो अच्छा किया है, ट्राई अच्छा किया. अब देखो बहुत ध्यान से, आपकी बारी खत्म, अब मेरी बारी स्टार्ट. चलो देखो, ठीक है, इसको समझते हैं. ठीक है, इसको समझते हैं और देखो, देखिए देखो बहुत ध्यान से. अगर सिंप्लिसिटी के साथ आंसर करें ना तो बहुत अच्छा लगता है यार. देखो ये मेंबर ए है, ये मेंबर बी है, ये मेंबर सी है, ये मेंबर ए है और ये मेंबर बी है. क्लियर? अब देखिए बहुत ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड बार एंड कंपोजिट बार इज दैट आपने क्या किया, एक क्रॉस सेक्शन काटा. एट अ क्रॉस सेक्शन, एट अ क्रॉस सेक्शन आपको एक ही मटेरियल मिलेगा. डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड बार एंड कंपोजिट बार इज दैट अगर आपने यहां पर क्रॉस सेक्शन काटा यू विल फाइंड ओनली वन मटीरियल. ठीक है, ओनली वन मटीरियल, ओनली वन मटीरियल, ओनली वन मटीरियल. अब कंपोजिट ये होते हैं कंपाउंड बार. कंपोजिट बार क्या होते हैं? अगर आपने क्रॉस सेक्शन काटा यहां पर, एट अ क्रॉस सेक्शन you will get different material, you will get different material. So at a cross section you will get different material. तो ऐसे बार क्या होते हैं, ठीक है, कंपोजिट बार होते हैं. और ऐसे बार क्या होते हैं, कंपाउंड बार होते हैं. एट अ क्रॉस सेक्शन you will get only one material, but along the length, along the length you will get different material, along the length you will get different material. समझ में आया आप लोग को? So this is compound bar and this is composite bar. तो मैं लिख देता हूं along length, along the length, material and shape, material and shape ठीक है is different, but at a cross section, ठीक है, but at cross section
मटीरियल इज सेम, ठीक है, एट क्रॉस सेक्शन मटीरियल इज सेम, and these bar is known as compound bar, these bar are known as compound bar, ठीक है। अब यहां पर क्या है, along the length, ठीक है, along the length आपका क्या हो रहा है, जैसे अगर मैं इस लेंथ की तरफ गया हूं, ठीक है, सो आपका क्या हो रहा है, ये आपका शेप सेम है, इनका भी, इसका भी शेप सेम है, बट मटेरियल देखो, मतलब along the length आपका क्या हो रहा है, along the length आपका मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, बट एट अ क्रॉस सेक्शन विल मटेरियल चेंज, ठीक है, एट क्रॉस सेक्शन मटेरियल इज डिफरेंट, सबको समझ में आया डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड बार एंड कंपोजिट बार? ठीक है, सो जनरली द डिफरेंस इज एट अ क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन पे कहीं पे भी आप देख लीजिए, किसी एक क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, आपको एक ही मटेरियल मिलेगा, और कंपोजिट बार में एक ही क्रॉस सेक्शन पे आपको दो अलग अलग मटेरियल मिलेंगे, दैट बार इज नोन एज कंपोजिट बार। और बार क्या होता है, स्ट्रक्चरल मेंबर विच कैरीज एक्सियल लोड, सेक्शन विच कैरीज एक्सियल लोड, सबको समझ में आ गया? अब देखो, इतनी आसानी से इतने स्पष्ट शब्दों में आंसर करोगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जब आप चीजों को बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ पढ़ते हैं ना, बेसिक्स के साथ पढ़ते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं इनको बताने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यही रीजन था गाइस, यही रीजन था देखो, यही रीजन था जो मेरा ईएससी का इंटरव्यू था, सिविल इंजीनियरिंग में आई हैड सिक्योर्ड 145 मार्क्स आउट ऑफ 200 एंड इट इज द सेकंड हाईएस्ट एट दैट टाइम। उस साल ये सेकंड हाईएस्ट था, और जो टॉपर को मार्क्स मिले थे, इंटरव्यू की बात बता रहा हूं मैं, इंटरव्यू में आई हैड गॉट सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इन द इंटरव्यू, और जो सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे उसको मिले थे 148 मार्क्स इन माई ईएससी इंटरव्यू। ये स्कोर था, तो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे। ठीक है, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ बताते हैं तो उन्हें ये चीजें बहुत पसंद आती हैं कि आपके अंदर कैसा एटीट्यूड है, वाइल जब आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, ठीक है, तो आप कैसा बिहेव कर रहे हैं ठीक है, आप कैसा बिहेव कर रहे हैं एट दैट सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चीजों को कितनी सिंप्लिसिटी के साथ बता रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा यार। ठीक है ना, चलो लिखा सबने? लिख लो भाई, लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो यार। देखो डिफरेंस समझ में आया? पहले ये बताओ, अच्छा आसान लगा डिफरेंस? पहले आप ये बताओ मुझे, डिफरेंस समझ में आया, आसान लगा आप लोग को? लिख लो फटाफट, लिखिए। डन? चलो देखो, ठीक है, अब देखिए हेडिंग डालिए। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एनालिसिस ऑफ, ठीक है, कंपोजिट बार, एनालिसिस ऑफ कंपोजिट बार।
एनालिसिस ऑफ कंपोजिट बार, देखते हैं क्या होता है। एनालिसिस ऑफ कंपोजिट बार, देखो यहां पे बनाता हूं मैं कंपोजिट बार। देखिए दिस इज द कंपोजिट बार, देखो बहुत ध्यान से, ये कंपोजिट बार है कि नहीं है? तो एक मटेरियल का मैंने क्या कर दिया, ये मटेरियल एक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और इसका यंग्स मॉडुलस E1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, इसका यंग्स मॉडुलस E2 है, और इस पे जो लोड लग रहा है प्योर एक्सियल लोड लग रहा है। प्योर एक्सियल लोड मींस, ठीक है, लोड इज पासिंग थ्रू द CG ऑफ द सेक्शन। लेट अस सपोज इसका जो CG है, हम CG निकाल सकते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे हम CG निकाल लेंगे, ठीक है, CG निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, इसका CG कहां पर होगा? लेट अस सपोज इसका CG जो है वो यहां पर है, यहां पर CG है और लोड यहां से पास कर रहा है, प्योर एक्सियल लोड, प्योर एक्सियल लोड, प्योर एक्सियल लोड P, प्योर एक्सियल लोड P। अब इस प्योर एक्सियल लोड P से जो डिफॉर्मेशन आया, लेट अस सपोज इतना डिफॉर्म कर गया, ये इतना डिफॉर्म कर गया ये, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, कंपोजिट मेंबर का एक बिहेवियर क्या होता है, कंपोजिट मेंबर विल टेक द लोड्स डिफरेंटली। जितना जिसका यंग्स मॉडुलस, बहुत ध्यान से मुझे एक चीज बताइए, अगर ये कंपोजिट बार है, वो बार ज्यादा लोड लेगा जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। बोथ दी बार्स, जैसे A1 एरिया वाला बार है और A2 एरिया वाला, A2 क्रॉस सेक्शन एरिया वाला बार है, तो अब आप मुझे ये बताइए, बोथ दी बार्स विल टेक द लोड, ठीक है, इन प्रपोर्शन टू देयर यंग्स मॉडुलस, यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। यस, यस। और दोनों को मिलके ये P लोड शेयर करना पड़ेगा। दोनों ही बार में इलोंगेशन सेम होगा क्योंकि आपने कंपोजिट कर दिया इसे, और दोनों ही लोड क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है ना, दोनों ही बार क्या करेंगे, अलग अलग लोड लेंगे, बट दोनों में डिफॉर्मेशन सेम होगा। ठीक है ना, इसका एग्जांपल ले लेता हूं, चलो इसको एक बहुत, देखो करण जैसे क्लास में है, ठीक है, इस चीज को कोई पर्सनल नहीं लेगा, फॉर एग्जांपल करण है क्लास में, ठीक है। अब देखो करण शादी के पहले क्या कहीं भी जा सकते हैं अकेले, ठीक है, बट जब इनकी शादी हो जाएगी तो इनको दोनों को साथ में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, और जब इनकी शादी हो जाएगी दोनों को संसार का लोड शेयर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जो भी संसार का लोड है इन्हें दोनों को मिलकर शेयर करना पड़ेगा कि नहीं करना, ठीक है। तो ये वही चीज हो गई कि आपने पहले अकेले थे, अब ठीक है दोनों साथ हो गए, दोनों साथ अगर हो गए, कहां कहीं भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो दोनों मेंबर में जो इलोंगेशन होगा, ठीक है, सेम होगा, बट जो लोड होगा दोनों को मिलके शेयर करना पड़ेगा। तो कंपोजिट बार की ये प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कंपोजिट बार की, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, कंपोजिट मेंबर, ठीक है, कंपोजिट मेंबर शेयर लोड, शेयर द लोड एंड सेम इलोंगेशन, सेम इलोंगेशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इलोंगेशन दोनों में सेम होगा, ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, सो हियर वी कैन राइट द टू प्रॉपर्टीज एज P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और ठीक है, और दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज क्या है, डिफॉर्मेशन इन दी फर्स्ट मेंबर विल बी इक्वल टू द डिफॉर्मेशन इन दी सेकंड मेंबर। अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, मेरे पास एक ही इक्वेशन थी और दो अननोन थे, तो क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं क्या? नहीं सॉल्व कर सकता।
एक इक्वेशन और दो अननोन है तो मैं नहीं पता कर सकता दोनों में कितना लोड आएगा, तो मैंने क्या कर दिया, एक हेल्पिंग इक्वेशन यूज करी और वो डिफॉर्मेशन की इक्वेशन थी। सो ये जो हेल्पिंग इक्वेशन है जो कि डिफॉर्मेशन की इक्वेशन है, इसे बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो जहां कहीं भी हम डिफॉर्मेशन वाली इक्वेशन, एक्स्ट्रा इक्वेशन यूज करते हैं टू फाइंड आउट द अननोन, दैट इक्वेशन इज नोन एज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। इतना समझ में आ गया सबको? इतना समझ में आया? ठीक है, फटाफट लिख लो, फटाफट यहां तक लिखो इतना। लिखा? चलो इसकी एनालिसिस करते हैं हम लोग, कंपोजिट बार की एनालिसिस करते हैं, क्या इसकी एनालिसिस होती है। चलो देखो बहुत ध्यान से, डिफॉर्मेशन दोनों में सेम है, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, P1 L1 अपॉन, ठीक है, P1 L1 अपॉन A1 E1, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, P2 L2 अपॉन A2 E2। डिफॉर्मेशन इन द फर्स्ट विल बी इक्वल टू द डिफॉर्मेशन इन द सेकंड। तो देखो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, P1 कैन बी रिटन एज, P1 कैन बी रिटन एज, इट इज इक्वल टू P2 टाइम्स ऑफ, अब L1 और L2 अगर इक्वल है, L1 और L2 अगर इक्वल है तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, A1 E1 अपॉन A2 E2। L1 और L2 इक्वल क्यों है, क्या रीजन है, आप क्या रीजन बताओगे L1 L2 को इक्वल करने का, जल्दी बताओ मुझे। L1 L2 अगर इक्वल है, क्या रीजन बताओगे आप मुझे, वाई L1 L2 और इक्वल, क्या रीजन है L1 L2 इक्वल है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। यार आंसर नहीं आ रहा आप लोग का, जल्दी जल्दी बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए, वाई L1 L2 इक्वल, क्या रीजन है। कंपोजिट मटेरियल, कंपोजिट 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 बार हैं, दोनों की लेंथ सेम है ना, कंपोजिट बार है, कंपोजिट बार है, कंपोजिट बार है, डिफॉर्मेशन नहीं है सेम, ठीक है, डिफॉर्मेशन तो सेम है ही है, मगर ये L1 L2 कैसे इक्वल है, बिकॉज इट इज अ कंपोजिट बार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो देखो P1 ये आ गया, तो हमें पता है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है, तो P1 की जगह क्या लिख सकता हूं, P2 टाइम्स ऑफ A1 E1 अपॉन A2 E2 प्लस P2, तो P शुड बी इक्वल टू, P शुड बी इक्वल टू P2 टाइम्स ऑफ, कॉमन अगर आप लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, A2 E2 प्लस, अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या बन जाएगा, A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस 1, तो P इज इक्वल टू P2 टाइम्स ऑफ, P2 टाइम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, A2 E2 प्लस A1 E1 अपॉन A2 E2, तो P2 शुड बी इक्वल्स टू नथिंग बट P टाइम्स ऑफ A2 E2 अपॉन A2 E2 अपॉन A2 E2 प्लस A1 E1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये कई बार पूछा है, ये कई बार पूछा गया है, ये चीज कई बार पूछी गई है, ये चीज कई बार पूछी गई है, ये जो चीज है ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सिमिलरली मैं P1 भी निकाल सकता हूं, लोड इन दी सेकेंड बार A2 E2 अपॉन A2 E2 प्लस A1, सिमिलरली मैं P1 भी निकाल सकता हूं, लिखा सबने, सिमिलरली मैं P1 भी निकाल सकता हूं।
डन, समझ में आया? सिमिलरली P1 कैन बी रिटन एज P टाइम्स ऑफ A1 E1 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2. तो P2 कैन बी रिटन एज लाइक दिस. समझ में आ गया? तो आपको क्वेश्चन में क्या देगा, एक कंपोजिट बार में पी लोड लग रहा है और सबकी प्रॉपर्टी दे देगा, A1 दे देगा, E1 दे देगा, A2 दे देगा, E2 दे देगा. पूछेगा पहला वाला जो बार है उसमें कितना लोड आएगा, सेकंड वाले बार में कितना लोड आएगा. निकाल सकते हैं अब आप लोग, क्वेश्चन कर लोगे ना इसके ऊपर. कर लोगे ना इसके ऊपर क्वेश्चन, जल्दी बताओ मुझे. ठीक है ना? चलिए इसके नीचे एक और टॉपिक लेते हैं. आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, नूर आलम. ये याद रखना, तुमने बोला है कि तुम तैयार हो ना. कल जब मैं जिस लेवल के क्वेश्चन दूंगा ना, फिर देखते हैं कितने लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है? तो थोड़ा कल का वेट करो. आज का वैसे तो मैं आज ही क्वेश्चन कराने वाला था, बट आज क्या है कि ये टॉपिक कवर नहीं हो पाया. बस एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है. ठीक है, देन ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. बट कल जिस लेवल के क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा ना, आप लोग बोलोगे सर ये क्वेश्चन कहां से लाए हो आप. बढ़िया यार. मगर मगर कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. कॉन्सेप्ट पता है ना तो यार चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, आप कभी भी मात नहीं खाओगे. चलो हेडिंग डालिए आप लोग, फटाफट हेडिंग डालो यार आप लोग. इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस, इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस. इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस. चलिए देखिए इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस लिखिए फटाफट. हेडिंग डाल दी सबने? देखिए इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जांपल यू हैव अ कंपोजिट बार, और कंपोजिट बार आप कभी भी सुनोगे तो करण की शादी याद आ जाएगी. ये शादी के पहले तो ये अकेले कहीं भी घूम रहा था, शादी के बाद दोनों को साथ में जाना पड़ रहा है. मतलब दोनों मेंबर में इलोंगेशन सेम होगा. ठीक है, और दोनों को ही मिल के संसार का बोझ झेलना पड़ेगा. मतलब लोड एक्टिंग ऑन द मेंबर कंपोजिट बार शुड बी टेकन बाय बोथ द मेंबर्स. बात समझ में आ गई? चलो ठीक है ना. चलिए देखिए बहुत ध्यान से, ये आपका क्या है, A1 है, ये E1 है, और ये A2 है, और ये E2 है. ठीक है, लेट अस सपोज द CG ऑफ द सेक्शन इज दिस. ये P लोड लग रहा है, P लोड लग रहा है, एंड द लेंथ ऑफ द मेंबर्स आर L. लेंथ ऑफ द मेंबर्स आर L. ठीक है, कंपैटिबिलिटी है, ये कंपैटिबल है अपने कंपेनियन के लिए, है ना, ये कंपैटिबल है अपने कंपेनियन के लिए. चलो देखो,
ठीक है, चलो देखो बहुत ध्यान से। तो मैं आज ही अपनी वाइफ से पूछता हूँ क्या तुम कंपैटिबल हो मेरे साथ, ठीक है, तो देखता हूँ वो क्या आंसर करती है। चलिए देखिए, सो इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस का मतलब क्या हो गया, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, देखो इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस का मतलब एक ऐसा बार मैं लूं जिसका एरिया कितना हो A1 प्लस E2 है, और इसका इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस कितना हो, ई इक्विवेलेंट हो, और इसमें भी क्या है, पी लोड अगर आए और इसकी भी लेंथ एल हो, तो ऐसा यंग्स मॉडुलस जो क्या करे, इस बार में सेम डिफॉर्मेशन दे जितना कि आपका कंपोजिट बार में था। इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस का मतलब ये वो यंग्स मॉडुलस है जो क्या देगा, जो सेम डिफॉर्मेशन देगा जो कि कंपोजिट बार में था। इक्विवेलेंट मींस ठीक है, एट सेम लोड सेम डिफॉर्मेशन, एट सेम लोड सेम डिफॉर्मेशन, एट सेम लोड सेम डिफॉर्मेशन। ठीक है, देखते हैं ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है भाई, अगर कंपोजिट बार में डिफॉर्मेशन आप निकाल रहे हैं, कंपोजिट बार में डिफॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, P1 L1 अपॉन A1 E1, this is equal to deformation in the upper member and the lower member is P2 L2 upon A2 E2, and the deformation in the equivalent Young's modulus is nothing but PL upon A1 plus A2 into E equivalent। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, विल इक्वेट द डिफॉर्मेशन, इक्विवेलेंट मींस द डिफॉर्मेशन इन बोथ द मेंबर्स विल बी सेम। ठीक है, तो हम इक्वेट करते हैं, P1 L अपॉन A1 E1 इज इक्वल टू पी एल अपॉन A1 प्लस A2 इंटू ई इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट। सो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, P1 को P के टर्म में लिख सकता हूं, मैं P1 को P के टर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, देखिए कैसे लिखूंगा, देखिए कैसे लिखूंगा, P1 कैन बी रिटन एज P टाइम्स ऑफ A1 E1 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2 इंटू L अपॉन A1 E1 अपॉन A1 E1 इज इक्वल टू P इंटू L अपॉन A1 प्लस A2 इंटू ई इक्विवेलेंट। देखो ये समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया, तो यहां पर जो चीज कैंसिल आउट हो रही है मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, P से P को चीड़ दिया मैंने, L से L को कैंसिल आउट कर दिया, A1 E1 and A1 E1 can be cancel out. So from here I can get the formula of A equivalent. From here I'll get the formula of E equivalent is nothing but A1 E1, ठीक है, so from here you'll get the A1 E1 plus A2 E2 upon A1 plus A2 upon A1 plus A2. So this is the formula of E equivalent. To convert the both bar into a single bar of equivalent Young's modulus, we'll get this formula A1 E1 plus A2 E2 upon A1 plus E2. इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में, ईएससी मेंस में, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। देखो सिंप्लीफाइड है कि नहीं है, सारे फॉर्मूले समझ में आए आप लोगों को, रिटन एवरीवन, सबने लिखा,
है ना? चलो, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है बट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. सो अब हम लास्ट टॉपिक करते हैं इस पूरे चैप्टर का. तो आप हेडिंग डाल दीजिए इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट. ठीक है, ये पूरा चैप्टर मैंने आप लोग को करा दिया, पूरा चैप्टर मैंने आप लोग को फिनिश करा दिया. ठीक है, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, हेडिंग डालिए आप लोग. elongation due to self weight. ये हेडिंग डालिए, elongation due to self weight. देखो, elongation due to self weight. Let us suppose this is length of this member is L. ठीक है, and area of the cross section is A. देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा. ठीक है, लेट अस सपोज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज, ठीक है, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, लो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल. डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, मैंने क्या किया, यहां पर एक यूनिट एलिमेंट dx लेंथ, dx, ये देखिए मैंने क्या किया, एक एलिमेंट लिया जो कितनी डिस्टेंस पर है, जो कि x डिस्टेंस पर है फ्रॉम द बेस. ठीक है, dx विड्थ का मैंने क्या किया, dx विड्थ का बहुत ध्यान से देखिएगा, dx विड्थ का मैंने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, dx विड्थ का एलिमेंट लिया. अब देखिए इस dx विड्थ के एलिमेंट के नीचे क्या है, ये वाला जो मास है, ये वाला मास में क्या होगा, ग्रेविटी एक्शन के कारण ये इसे इलोंगेट करना चाह रहा होगा. यस और नो, पहले ये बताइए आप मुझे. भाई आपने एक dx एलिमेंट लिया जो कि x डिस्टेंस पे है बेस से. अब ये जितना आपने शेडेड व्हाइट से जितना आपने शेड किया हुआ है, इसमें ग्रेविटी एक्शन लग रहा होगा. बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एक्शन dx एलिमेंट इलोंगेट हो रहा होगा सेल्फ वेट के कारण. है ना? अब देखो बहुत ध्यान से, तो इस dx एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये हम निकाल सकते हैं. इस dx एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये हमें निकालना है. चलो देखो बहुत ध्यान से, तो ये देखो, ये आपने क्या किया, ये dx एलिमेंट जो आपका है, इस dx एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये हमें निकालना है. कितना फोर्स हमें लग रहा होगा ये dx एलिमेंट पे, ठीक है, कितना फोर्स लग रहा होगा ये हमें निकालना है. ये इसका वेट कितना हो जाएगा, डेंसिटी अगर रो है, ठीक है, वेट कैन बी डिफाइन एज मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी. ठीक है, मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी, एंड डेंसिटी इनटू जी कैन बी रिटन एज स्पेसिफिक वेट और यूनिट वेट. स्पेसिफिक वेट और यूनिट वेट, लेट, ठीक है, रो इनटू जी इज कॉल्ड एज, रो इनटू जी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक वेट, रो इनटू जी इज कॉल्ड एज, देखो ये यूनिट वेट भी होता है और स्पेसिफिक वेट भी होता है. स्पेसिफिक वेट या फिर यूनिट वेट, वेट ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, सो इट इज रिटन एज W. तो मैं वेट लिख लेता हूं, वेट इज नथिंग बट W इंटू जी. सो W अगर ये वाला आप लिखते हैं ना, दिस इंप्लाइज दैट यू आर राइटिंग द स्पेसिफिक वेट, ठीक है, और यूनिट वेट. ओ सॉरी, W इंटू वी.
And what is the volume of this shaded region? And what is the volume of this shaded region? What is the weight of the shaded volume of this shaded region? Volume of the shaded region is nothing but specific weight into area of the cross section into length x. So कितना आपका फोर्स लग रहा है यहां पर? W into A into X. W into A into X. And what is the deformation of this dx element? इस dx element का deformation कितना होगा? Deformation of dx element rho is nothing but W into A into X, ठीक है, into dx, P dx upon AE, P dx upon AE. So this delta is the elongation of this dx element. And what is the elongation of this whole element? What is the elongation of this whole element? You have to integrate from 0 to L. By what? This is the elongation of this dx element. And what is the elongation of this whole member by their self weight? You have to integrate from 0 to L. So total deformation is you have to integrate it from 0 to L. 0 to L. ठीक है, W into A into X dx upon A into E. A can be cancelled out. W and E is constant. This can be taken out from the integration. W into E. And what is the integration of x dx? It is x square by 2, and integration is 0 to L. 0 to L. So total deformation can be written as WL square, and this W is specific weight. This W is specific weight. WL square by 2E. WL square by 2E. And this W can be written in terms of density. It can be written as density into G. Rho G L square by 2E. Rho G L square by 2E. So this is the total elongation due to self weight. This is the total elongation due to self weight. This is the total elongation due to self weight. This is the total elongation due to self weight. Total elongation due to self weight. Total elongation due to self weight. सबको समझ में आया? Here W is known as specific weight या फिर unit weight of the material. सबको समझ में आया? इजी था, देखो ये चीज इजी था, इसका डेरिवेशन जल्दी बताओ मुझे. प्रीवियस स्लाइड करूं? ये वाली स्लाइड लिख ली सबने? ये वाली स्लाइड लिख ली सबने? जल्दी बताइए मुझे. हाँ लिख लो यार, आराम से लिखो यार, कोई जल्दबाजी नहीं है. ये लीजिए नेक्स्ट पेज. डन. देखो ये इलोंगेशन है. क्या मैं यहां पर स्ट्रेन निकाल सकता हूं?
स्ट्रेन ड्यू टू सेल्फ वेट, स्ट्रेन ड्यू टू सेल्फ वेट, क्या मैं स्ट्रेन ड्यू टू सेल्फ वेट निकाल सकता हूं? जल्दी बताइए मुझे, यस और नो। क्या आंसर होगा? स्ट्रेन ड्यू टू, देखो स्ट्रेन ड्यू टू सेल्फ वेट क्या होता है? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू स्पेसिफिक वेट WL अपॉन 2E या फिर रो GL अपॉन 2E। और ये ESC प्री में पूछा गया है, ये ESC प्रीलिम्स में पूछा गया था। Done everyone? Written? डन। चलो सो अब आज आप लोग को, ठीक है, ठीक है, आप लोग को, ठीक है, 11 PM पर, ठीक है, 11 PM पर, ठीक है, आप लोगों ने एमिक्स ऐप पर आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। एमिक्स ऐप पर इसका एक टेस्ट मिलेगा जिसमें क्या होंगे? 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे एंड 20 क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा वो कितना रहेगा? 20 क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 100 मार्क्स का, ठीक है। एमिक्स ऐप पर आज रात में 11 बजे आप लोग को टेस्ट मिलेगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स का, ये टेस्ट मिलेगा आप लोग को, ठीक है ना। और ये जो 20 क्वेश्चन होंगे माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन होंगे, मस्त क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, आज आप लोग को ये टेस्ट देना है, सबके लिए कंपल्शन है, सबको टेस्ट देना है, ठीक है। ये 20 क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करने हैं, टाइम रहेगा इसमें 2 घंटे, टाइम रहेगा 2 घंटे, ठीक है। टाइम रहेगा 2 आवर्स, ठीक है, टाइम रहेगा 2 आवर्स। और रात में 11 बजे आप रिवाइज कर लो, आप चाहो तो कल भी दे सकते हो उस टेस्ट को, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे, इन 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और मैं ये देखना चाहता हूं इस 100 मार्क्स में से मैक्सिमम कितने मार्क्स आप ला सकते हो। मतलब ये ओपन चैलेंज मैं आप लोग को दे रहा हूं, देखते हैं कितने मार्क्स आप ला सकते हो। अब ओपन चैलेंज दे रहा हूं तो मतलब क्वेश्चन की वैरायटी बहुत अच्छी होगी। और मैं सबसे पहले ये देखूंगा नूर आलम के कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। नूर आलम तुम रेडी हो ना? तुम दो बेटा, आज ये टेस्ट दो, तुम्हें मजा आएगा। तुम ये टेस्ट दो, फिर कल मिलते हैं। सो विल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो क्लास, ठीक है। सो गाइज आप लोग रेडी रहिएगा, अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। हम ये 20 क्वेश्चन एंड दीज 20 क्वेश्चन आर ऑफ क्वालिटी क्वेश्चन, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, ट्रस्ट मी गाइज, आप किसी भी एग्जाम में पहला चैप्टर जो है इलास्टिक कांस्टेंट का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सो एमिक्स ऐप पर आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो आई एम साइनिंग ऑफ, आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूं और 11 बजे आपको टेस्ट अपडेट हो जाएगा। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।